औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और इंग्लिश 301 लेसन नंबर 15 के साथ आज हाजिर हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 15 की। और इससे पहले जो हमारे यानी कि लेसन नंबर 14 को हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, कि जब भी आपने यानी कि किसी भी बिजनेस मैसेज को आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कौन से प्रोसेस आपको यानी कि एज अ राइटर आपको अपने माइंड में रखने चाहिए। ठीक है, उनमें से हमने 2 को डिस्कस किया था और जो बाकी 3 है उनको आज लेकर चलेंगे और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन प्लान की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर डायरेक्ट और डिडक्टिव अप्रोच और उसके बाद इनडायरेक्ट और इंडक्टिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स और उसके अंदर क्लोज पैराग्राफ, मेक एक्शन वगैरह इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आगे जितने भी मैं के लेक्चर्स अपलोड करूँ, ठीक है, इसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं यानी कि तमाम 45 लेक्चर्स आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें तो ये प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज कंटिन्यू। ठीक है, मतलब कि 2 हमने कर लिए हैं, ये टोटल 5 थे, 2 हमने कर लिए हैं और आज हमारा थर्ड वन है चूज़ द आइडियाज़ टू इंक्लूड। यानी कि एज अ राइटर आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आपने कौन से आइडियाज़ को यानी कि इसके अंदर जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपने किस चीज़ को इंक्लूड करना है और किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है। एज अ राइटर इस चीज़ का आपको पता हो कि भाई मैंने इस लेटर के अंदर लिखना क्या है, कौन से आइडियाज़ को मैंने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंसिडर योर रीडर्स व्यू पॉइंट बी इन हिज प्लेस, कि अपने आप को एक दफ़ा रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू में यानी कि अपने आप को एक दफ़ा रीडर की जगह रखकर देखें कि मैंने इसके अंदर लिखना क्या है। ठीक है, उसके बाद देखें रीड कंपनीज डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो कंपनी यानी कि कंपनी के डॉक्यूमेंट उसको रीड करें। टॉक विद योर कोलीग्स एंड कस्टमर etc, अपने कस्टमर्स के साथ अपने कोलीग्स के साथ बात करें। आस्क योर ऑडियंस फॉर इनपुट, उसके बाद अपने ऑडियंस से, ठीक है, यानी कि इनपुट के लिए दरख्वास्त करें। बात करने का मकसद है कि जब आप यानी कि कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसके अंदर आपको पहले ये पता हो कि मैंने इसके अंदर जो यानी कि आइडियाज़ लिखने हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ लिखनी है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास माइंड में बहुत चीज़ें होती हैं तो काफ़ी चीज़ों को आपने इंक्लूड नहीं करना होता। ठीक है, यानी कि आपको अपने आप को एज ए रीडर देखना होता है, अपने आप को यानी कि अगर आप रीडर की जगह रखकर देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं ना तो उसके बाद अगर आप उसको रीड करते हैं तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें से ये चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है। तो जो चीज़ आपको अनइम्पॉर्टेंट वहाँ पे लगती है उसको वहाँ से आप स्किप कर देंगे। स्किप इसलिए करेंगे और इसका फिर आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आपने अपने आप को एज ए रीडर यानी कि रखे और उस चीज़ को रीड किया है, आपको पता चल गया कि भाई इस चीज़ में मैंने ये चीज़ यानी कि एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दी है, उसको आप फिर वहाँ से यानी कि एक्सक्लूड करते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो पहले सबसे पहले आपको आइडियाज़ को देखना होता है कि जो मैंने आइडियाज़ को इंक्लूड करना है और उसके बाद जो आइडियाज़ मैंने एक्सक्लूड करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स टू बैक अप दीज आइडियाज़। ठीक है, आइडियाज़ तो आपने सिलेक्ट कर लिए कि मैंने यानी कि अपने जो आप राइटिंग कर रहे हैं उसके अंदर मैंने ये चीज़ लिखनी है। अब उसके बाद आपने फैक्ट्स को यानी कि जो आपने कुछ फैक्ट्स भी बताने हैं, उन फैक्ट्स के साथ आपने उन आइडियाज़ को सपोर्ट करना है जो आइडियाज़ आपने दिए हैं। इस चीज़ के लिए आपको जो यानी कि कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उनका आपको पता हो, उसके बाद कंपनी का जो प्रोसीजर्स हैं वो उसके बारे में आपको पता हो, उसके बाद जो यानी कि प्रोडक्ट की डिटेल है, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको पता हो। और ये सारी चीज़ें इफेक्टिव यानी कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया होगा तो जो फैक्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे। जब आपको कंपनी की यानी कि पॉलिसीज़ का पता होगा, जब आपको कंपनी के प्रोसीजर्स का, उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स का आपको आइडिया होगा, तो लाजमी बात है कि जो आइडियाज़ आपने ऊपर लिखे हैं उनके बारे में आप फैक्ट्स के साथ आप उन आइडियाज़ को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पता हो बी श्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, कि जो इन्फॉर्मेशन एज ए फैक्ट आप दे रहे हैं वो एक्यूरेट है। उसके बाद वो एथिकल है, ठीक है, मतलब कि ये ना हो कि एथिक्स के खिलाफ हो। उसके बाद इस यानी कि पर्टिनेंट और उसके बाद सिलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट चैनल। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है चैनल होता है कि आपने चैनल कौन सा यानी कि सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। और बिजनेस यानी कि जब आप एक बिजनेस मैसेज को प्रिपेयर कर रहे होते हैं इफेक्टिव बिजनेस मैसेज को, तो उस चीज़ के लिए ये आपका 4th पॉइंट होता है कि जिसमें आपने फैक्ट्स को यानी कि जो आपने आइडियाज़ दिए हैं, 3रे पॉइंट में आपने आइडियाज़ को सिलेक्ट किया है और उनको आपने अपनी राइटिंग में शामिल किया है। 4th पॉइंट में उन आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स के लिए आपको बता दिया कंपनी की पॉलिसीज़, उसके बाद कंपनी के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो, उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स, इन तमाम चीज़ों का आपको आइडिया होता है। तो इस तरह फिर आप लोग यानी कि जो आपने आइडियाज़ दिए उनको आप यानी कि फैक्ट्स की बुनियाद पे आगे जाके सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आउटलाइन ऑर्गेनाइज योर मैसेज। अब यानी कि तमाम आपका लेटर कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब मेन चीज़ होती है कि जो आइडियाज़ भी आपने यानी कि सिलेक्ट किए हैं, आपको पता चल गया कि मैंने इन आइडियाज़ को यानी कि इस चीज़ में लिखना है। उसके बाद आपको फैक्ट्स भी पता चल गए कि मैंने इन फैक्ट्स के साथ इन आइडियाज़ को करना है। लेकिन अब ये तो अभी भी आपको नहीं पता कि मैंने करना कैसे है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि मैंने यहाँ पे लिखना क्या है, मैंने यहाँ पे बोलना क्या है, लेकिन कैसे बोलना है और कैसे लिखना है
ये जो कैसे का यहाँ पे हाउ का जो यानी कि जहाँ पे इंटरफेस आ जाता है, तो फिर वहाँ पे लाजमी बात है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कोई बात कैसे कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपका लहजा सही है और आप बात कोई बुरी भी कर रहे हैं ना, हो सकता है अगले बंदे को बुरी ना लगे, क्योंकि आपका लहजा सही होगा। आप कैसे कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं ये यहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि जब आपको आइडियाज़ मिल गए, आपने लिखे, उसके बाद आपने फैक्ट्स ढूंढे और उन आइडियाज़ को आपने बैक किया, आपने सपोर्ट किया है, उसके बाद अब जो चीज़ आती है वो आती है ऑर्गेनाइज, यानी कि आप उन तमाम चीज़ों को आपस में ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उनका आपस में लिंक कैसे कर रहे हैं। ये ना हो कि यानी कि ऊपर आप कोई और यानी कि आइडिया लिख रहे हो और उसको यानी कि उस आइडिया को सपोर्ट आप किसी और फैक्ट के साथ कर रहे हो जिसका यानी कि उस आइडिया और उसके बाद जो फैक्ट आप एज यानी कि जिस फैक्ट के साथ आप उस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हो उनका आपस में ताल्लुक ही ना हो। तो जब इस तरह के यानी कि आप केयरलेस प्रिपरेशन करते हैं तो फिर आपका यानी कि जो बिजनेस मैसेज होता है ये इफेक्टिव नहीं रहता। ठीक है, इफेक्टिव रहने के लिए आपको पता हो कि मैंने अगर ऊपर यानी कि एक आईडी लिखे तो नीचे जो फैक्ट मैं दूंगा वो भी उसी आईडी के साथ कहो। अगर तो डिफरेंट हो गया तो फिर तो लाजमी बात है कि आपका यानी कि जो मैसेज है इफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स की तरफ। तो इसमें यानी कि डायरेक्ट और इसको डायरेक्ट को कहा जाता है डिडक्टिव। ये आपने याद रखना है कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को डिडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। डायरेक्ट का दूसरा नाम डिडक्टिव अप्रोच भी है। इसमें आप देखें कि यानी कि जब आपको इस चीज़ का पता होता है कि जो मेरे रीडर्स हैं या जो मेरे लिसनर्स हैं वो मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप कौन सी अप्रोच को यूज़ करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच को। ठीक, यानी कि जब आपको पता होता है कि जो मेरे यानी कि रीडर्स हैं वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं जो बात करूंगा वो मुझसे सुनेंगे या वो मेरे साथ ताउन करेंगे, यानी कि इन तमाम चीज़ों का आपको आइडिया होता है, आपके माइंड में रीडर्स को लेकर कोई भी शक नहीं होता। तो उसके बाद जो आप अप्रोच यूज़ करते हैं या आपको करनी चाहिए वो होती है डायरेक्ट या डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, यानी कि जब भी आपने कोई यानी कि गुड न्यूज़ मैसेज देना होता है या आपने कोई न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है, या रूटीन की कोई इन्फॉर्मेशन, इस तरह की यानी कि जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उस टाइम आपने डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को आपको चाहिए कि आप इसको यूज़ करें। ठीक है, उसमें आप देखें डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान में सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया। ठीक है, आपने कोई भी राइटिंग करनी है सबसे पहले आप उसमें मेन आइडिया लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो रीडर्स हैं आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, आपके साथ ताउन करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आपको पहले किस चीज़ का आइडिया है। तो जब आपको इस चीज़ का आइडिया तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप मेन आइडिया उनको बता दें, भाई जो मैं पूरी लिख रहा हूँ इसका जो मेन आइडिया वो क्या है। उसके बाद गिव नेसेसरी डिजायरेबल डिटेल्स फॉर ऐसे यानी कि फॉर इजी रीडिंग। उसके बाद जो यानी कि डिटेल्स होती हैं आपको चाहिए कि आप मेन आइडिया के बाद उनको दे दें ताकि उनको अच्छे अंदाज में समझ आ जाए। उसके बाद क्लोज विद द कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन। उसके बाद यानी कि कॉर्डियल रिक्वेस्ट के साथ उनके स्पेसिफिक एक्शन के लिए आप लोग जो यानी कि जो राइटिंग आपने की उसको आप वहाँ पे क्लोज करें। नेक्स्ट आप आ जाए तो ये कुछ यानी कि आपको एक लेटर दिए गए, इसमें आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान। इसमें आप देखें तो डायरेक्ट उसने वही इंटेंडेड टू परचेज अ न्यू ऑफिस कॉपियर, डायरेक्ट उसने बात कर दिया, भाई मेन आइडिया उसने ऊपर ही दे दिया है। उसके बाद देखिए गुड न्यूज़ प्लान में आपको पता है बेस्ट न्यूज़ और मेन आइडिया सबसे पहले, उसके बाद एक्सप्लेन नेसेसरी डिटेल्स आपको बता दिया है। और नेक्स्ट आप आ जाइए लेटर्स वगैरह दी गई, आपने इसको देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर डायरेक्ट वो बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको पता है कि जो मेरे रीडर्स हैं उनके माइंड में कोई शक नहीं होगा, कोई यानी कि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्लियर बात कर रहा है और डायरेक्टली वो मेन आइडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, वो कोई भी इनडायरेक्ट बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट या डिडक्टिव अप्रोच इसको कहा जाता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट या इंडक्टिव अप्रोच। इनडायरेक्ट का दूसरा नाम होता है इंडक्टिव। जब भी आपको लगता है कि जो मेरे रीडर्स हैं या मेरे यानी कि लिसनर्स हैं मेरी वो बात सुनकर या मेरी बात को पढ़कर हो सकता है कि उनको जो इमोशंस हो वो चेंज हो जाएं, हो सकता है मेरी बात को पढ़कर वो परेशान हो जाए। ठीक है, हो सकता है मेरी बात को पढ़कर वो बैकफुट पर चले जाएं या मेरी बात उनको अच्छी ना लगे। इस तरह का कोई भी जब आपके यानी कि माइंड में शक होते हैं तो उस टाइम आप इनडायरेक्ट यानी कि इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। ये उसका उल्टा है जो आपने ऊपर डिडक्टिव या डायरेक्ट अप्रोच आपने बात की। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखें सबसे पहले आप बफर यूजिंग पॉजिटिव प्लेजेंट रदर देन नेगेटिव स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप इसका यानी कि लेटर का आगाज़ बफर से करते हैं, मतलब कि पॉजिटिव टोन आपको होता है और कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आप इसके स्टार्ट में नहीं देते हैं, क्योंकि आपने राइटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। आपके माइंड में ये होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो वो मेरी बात को सुनकर परेशान हो जाए, बैकफुट पे ना चला जाए, तो इसलिए आप हमेशा स्टार्ट जो लेते हैं वो यानी कि पॉजिटिव बफर के साथ लेते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप करते हैं, उसके अंदर यानी कि जो रीडर्स के लिए फ़ायदे की चीज़ें होती हैं आप उसको बताते हैं। उसके बाद रीजंस बताते हैं कि यानी कि रीजन सपोर्टिंग द नेगेटिव डिसीजन। तो ये चीज़ें आप उसको बताते हैं बफर के बाद। ठीक है, यानी कि जब आपने पॉजिटिव टोन यूज़ किया है और इसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपने अवॉइड किया, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपने यूज़ किया, उसके बाद आप रीडर्स को जिन चीज़ों के फ़ायदे होंगे, जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसके अंदर यानी कि जहाँ जहाँ रीडर को फ़ायदा पहुँचता है उस चीज़ का आप जिक्र करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद डिसीजन एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड इन द क्लियर बट टेक्टफुल मैनर। ठीक है, उसके बाद जो डिसीजन होता है उसको आप क्लियरली वहाँ पे लिखते हैं टेक्टफुल मैनर, मतलब कि टेक्टफुली आप वहाँ पे उसको
लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वन है हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव, स्ट्रेसिंग ऑन गुडविल। उसके बाद आपकी कोशिश ये होती है कि गुडविल आप क्रिएट करने की कोशिश करें। गुडविल कहते हैं कि मतलब कि जब आप चाहते हैं कि मेरे और जो रीडर हैं या जो मेरा और जो यानी कि लिसनर्स हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक आते हैं अच्छे अंदाज में कायम हो जाएं, उसके माइंड में आगे के लिए कोई गुंजाइश ना रहे, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पे फ्रेंडली रहें, ठीक है, अच्छे अंदाज में बात करें। तो इस चीज़ से क्या होता है कि जो यानी कि राइटर और जो रीडर होता है या राइटर जो लिसनर होता है, स्पीकर या लिसनर होता है और राइटर जो रीडर होता है, इनके दरमियान गुडविल क्रिएट हो जाती है, तो आगे के लिए इस चीज़ का बड़ा फायदा होता है। उसके बाद देखिए ये कुछ लेटर्स आपको देंगे जिनमें इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान यूज़ किया गया। उसके बाद देखिए परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान, इसको कहा जाता है गुड न्यूज़ प्लान इज सिमिलर टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान। गुड न्यूज़ प्लान का आपको मैंने ऊपर बता दिया कि जब भी आपने गुड न्यूज़ यानी कि गुड न्यूज़ आपने देनी होती है किसी को भी, तो आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान को यूज़ करते हैं। इसी तरह जब आपने बैड न्यूज़ यानी कि किसी को देनी होती है तो उस टाइम आप यूज़ करते हैं परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान, ठीक है, परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान। जब ये आपने याद रखना है कि जब गुड न्यूज़ देनी होती है तब आप यूज़ करते हैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान, यानी कि जब आपको पता होता है मेरे रीडर्स मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, कोई अच्छी बात आपने करनी होती है, तब आप गुड न्यूज़ प्लान को यूज़ करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान को। उसके बाद जब आपने कोई बैड न्यूज़ देनी है, आपके माइंड में शक होता है कि यार मेरे जो रीडर्स हैं पता नहीं मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, इमोशनली मेरे साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, मेरे मैसेज पढ़ने के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा, इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में होती है, तो उस टाइम आप बैड न्यूज़ प्लान, तो जो परसुएसिव प्लान है ये बैड न्यूज़ के प्लान के साथ है। परसुएशन इज द अटेम्प्ट टू चेंज द रीडर्स एटीट्यूड। परसुएशन कहते हैं कि यानी कि एक अटेम्प्ट, एक कोशिश कहते हैं किस चीज़ को, रीडर के एटीट्यूड को, उसके बाद बिलीफ को, उसके बाद एक्शन को चेंज करने की आप कोशिश करते हैं, अपने फेवर में उसको करने की कोशिश करते हैं। उसका जो एटीट्यूड होता है हो सकता है आपके अगेंस्ट हो सकता है उसकी बिलीव्स आपके अगेंस्ट हो सकता है उसके एक्शंस आपके अगेंस्ट हो, तो परसुएशन में आप उसको एग्री करते हैं, अपने यानी कि आप ये कहते हैं अपने बारे में आप उसको कायल करते हैं, आप उसको बताने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपकी बात को सुने। उसके बाद यहाँ पे देखें तो AIDA प्लान आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये A स्टैंड्स फॉर अटेंशन, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट और D स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड A स्टैंड्स फॉर एक्शन। तो AIDA प्लान किस चीज़ के अंदर यूज़ होता है, परसुएसिव रिक्वेस्ट के अंदर, ये आपने याद रखना है। परसुएसिव रिक्वेस्ट के अंदर या गुड न्यूज़ प्लान के अंदर AIDA प्लान शुरू होता है, जिसका मतलब है अटेंशन, डिज़ायर, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद करो तो तमाम चीज़ों को समझ आओ, क्योंकि नेक्स्ट आप आ जाए ये कुछ मतलब कि लेटर आपको दोबारा दिए गए जिसके अंदर परसुएशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का इख्तिताम और किसी भी चीज़ का जो पहले आगाज़ होता है फिर इख्तिताम होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको एज ए रीडर चाहिए, सॉरी आपको एज ए राइटर या आपको एज ए स्पीकर चाहिए कि आप अपने मैसेज का जो यानी कि स्टार्ट है उसको अच्छे अंदाज में करें, यानी कि आपको ये लगे कि यानी कि आपको पहले आप उसको अच्छे अंदाज में पॉजिटिव टोन का इस्तेमाल करें, उसके बाद जो आपका रीडर है ताकि उसको पढ़ने के बाद ये लगे कि ये उस यानी कि उस आदमी के फेवर में है। जब तो इस तरह होगा तो इसका मतलब है कि आप अच्छे अंदाज में मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो बिगिनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन जब आप इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है, तो रीडर क्या करेगा, रीडर जैसे उस मैसेज को देखेगा उसको लगेगा यार इसके अंदर मेरे काम की कोई चीज़ नहीं है, पहली 2 लाइनों में, ठीक है, यानी कि जो बिगिनिंग होती है, तो फिर उसने आपको लेटर जो पूरा लेटर है उसने हो सकता है उसको रीड ना कर उसको उस टाइम डस्टबिन में फेंक दे। तो इसलिए डस्टबिन पे यानी कि लेटर को फेंकने से बचाने के लिए आपका काम बनता है कि बिगिनिंग जो होती है आप उसको अच्छे अंदाज में करें, ठीक है। बेहतर ये होता है कि मेन आइडिया और गुड न्यूज़ अगर आपके पास है तो उसको बिल्कुल स्टार्ट में लिखते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बात किया डायरेक्ट रिक्वेस्ट के अंदर गुड न्यूज़ या आपके पास कोई मेन यानी कि गुड न्यूज़ आपने यानी कि आपके पास कोई मेन आइडिया है तो उसको आप बिल्कुल स्टार्ट में लिखते हैं। तो इस चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि जो रीडर होते हैं वो पूरे यानी कि जो आपकी तहरीर होती है उसको अपने फेवर में समझने लगते हैं। उस पर देखिए मेन आईडी रिक्वेस्ट और ये अनाउंसमेंट आपको कुछ दी गई, इसको आपने रीड करना है, आपको आइडिया होगा कि मेन आईडी बिल्कुल स्टार्ट में लिख दिया है, रिक्वेस्ट उसके बाद थोड़ी सी लिखी है, देन अनाउंसमेंट। उसके बाद देखिए बफर का आपको पता है कि जब भी आपने यानी कि कोई मैसेज लिखना होता है, ठीक है, तो यानी कि आप ये कहते हैं कोई भी मैसेज में बैड न्यूज़ होती है तो आप सबसे पहले उसका स्टार्ट यानी कि बफर से करते हैं। बफर इज अ स्टेटमेंट दैट हेल्प्स यू टू ब्रिंग योर रीडर इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है। पहले उसका जहन नेगेटिव होता है लेकिन आप जब आप यानी कि स्टार्ट करते हैं बफर से, बफर कहते हैं पॉजिटिव टोन को, ठीक है, पॉजिटिव मैसेज आप पॉजिटिव अंदाज से अपने लेटर का आगाज़ करेंगे तो इससे आपका जो एक तो इमेज है जो यानी कि राइटर के ऊपर अच्छा जाएगा और उसके बाद जो राइटर का माइंड है वो भी चेंज हो जाएगा और आपकी जो बेसिक गोल होता है बफर को यूज़ करने को यही होता है कि जो राइटर यानी कि जो रीडर का माइंड है उसको आप लोग एक्चुअली चेंज कर दें, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे लिखे हुए पुअर और विद बफर। अब पुअर में देखें आपको आइडिया होगा, देन आप विद बफर देखें तो ज़मीन आसमान के इसमें फ़र्क है। इसमें आप देखें पुअर में देखें इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओपन योर अकाउंट, कि भाई आपको जो अकाउंट है वो ओपन नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, अनलेस यू सेंड अस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो ये कह रहा है यानी कि स्टार्ट में कह रहा है कि अब ये पुअर है, इसमें कह रहा है कि जो आपका अकाउंट है वो ओपन नहीं हो सकता जब तक आपका अकाउंट ओपन होना नामुमकिन है, जब तक आप हमें ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन बफर में क्या कह रहा है कि द मोमेंट यू सेंड अस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन योर अकाउंट विल बी ओपन। अब देखें बात करने का स्टाइल चेंज हो गया, अब इसमें बात वही कर रहा है, इसमें कह रहा है कि जब आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे
ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आप हमें सेंड करेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। जबकि पूर्व में उसने क्या कहा, उसने कहा जब बफर इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा आपका अकाउंट ओपन ही नहीं हो सकता जब तक आपका अकाउंट ओपन होना नामुमकिन है, जब तक आप हमें यानी कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो ये पुअर और विद बफर का आपको यहाँ से आइडिया होगा कि बफर क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद देखें चैलेंज, तो ये सारी मतलब कि बफर के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट आप देखें रेफरेंस टू योर लेटर, तो ये कुछ यानी कि रेफरेंसेस दिए गए हैं और बफर, ठीक है, पुअर, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से रीड करनी है। मेन चीज़ आपको मैंने समझा दी बफर क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्लोज पैराग्राफ। तो जब भी आपने यानी कि पैराग्राफ को क्लोज करना होता है, उस चीज़ के लिए जो इफेक्टिव एंडिंग होती है बहुत, यानी कि आप ये कह दें यानी कि जो आपने ऊपर सारी बात की है, तो अगर आप उसकी एंडिंग को इफेक्टिव अंदाज में नहीं करेंगे तो ये आपको जो पूरा मैसेज है ये इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ नो डायरेक्ट रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड, लीव द रीडर विद सम एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, एश्योरेंस, ठीक है, अप्रिसिएशन ऑफ विलिंगनेस टू हेल्प, ठीक है। यानी कि जब आपके पास कोई डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं चाहिए आपको, उसके बाद आपका काम बनता है, ठीक है। जब आप यानी कि किसी पैराग्राफ की एंडिंग करें तो उसके अंदर जो आपका काम बनता है वहाँ पे आप एज अ राइटर, ठीक है, जो आपका रीडर है उसको किसी न किसी तरह अप्रिशिएट करें या उसके साथ आगे काम करने की मतलब ख्वाहिश को ज़ाहिर करें, विलिंगनेस टू हेल्प, उसकी मदद करने की आप ख्वाहिश ज़ाहिर करें। उसके बाद देखिए ऑलवेज रिमेंबर द क्लोजिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्लियर एंड पोलाइट। तो जो क्लोजिंग होती है ये हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है, एंड पोलाइट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये कुछ यानी कि दे शुड हैव अ सेंस ऑफ क्लोजर एंड गुड विल विद द रिसीवर। तो ये कुछ यानी कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन चीज़ों को आपने देख लेना है कि आपकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए। मेक योर रिक्वेस्ट क्लियर एंड कंप्लीट विद 5 Ws। 5 Ws का मतलब होता है, पहले W कहते हैं वाई को, ठीक है, वाई यानी कि क्यों, उसके बाद व्हाट, ठीक है, बल्कि पहला होता है क्या, व्हाट, दूसरा होता है वाई, ठीक है, पहला यानी कि होता है व्हाट, दूसरा वाई, तीसरा वेयर, चौथा व्हेन और पांचवा हु। मतलब कि किसने किया, सबसे पहले उर्दू में क्या, उसके बाद यानी कि क्यों, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कब और उसके बाद किसने किया है, ठीक है। तो ये जो 5 Ws होते हैं और H का मतलब है हाउ, कि कैसे। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखी, इनको आपने रीड करना है। वैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्लोज पैराग्राफ यानी कि जब आपने पैराग्राफ की क्लोजिंग करनी होती है, एंडिंग करनी होती है, तो आपको किस अंदाज में करनी चाहिए। उसके बाद देखिए मेक एक्शन क्लियर, तो यानी कि आपको पता है कि आपने जो आपने उसके अंदर बात की है, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर उस चीज़ को आपने क्लियरली डिफाइन किया हो। उसके बाद देखिए एंड अ पॉजिटिव कर्टियस थॉट, ठीक है। तो जब भी यानी कि आपने पैराग्राफ की एंडिंग करनी है तो आप इस तरह की स्टेटमेंट जो है इसको यूज़ ना करें कि आई एम सॉरी वी कांट बी मोर इनकरेजिंग एट दिस टाइम। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं नेगेटिव, इनको समझा जाता है। इसी का पॉजिटिव होता है वी विश यू सक्सेस इन योर सर्च फॉर अ पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह की बात करें, इस तरह की जो एंडिंग होती है, ठीक है, इस तरह की जो क्लोजिंग होती है, उससे आपको बहुत फायदा होता है जब आपने आगे यानी कि आगे अगर उनके साथ काम करना हो। तो उसके बाद देखें कीप लास्ट पैराग्राफ कंसाइज एंड करेक्ट। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ होता है इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल आप उनको ना दें, मतलब कि उसमें आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करें, ज़्यादा बाहर की बात ना करें, इररिलेवेंट बातों से गुरेज करें, स्पेशली एंडिंग पैराग्राफ में। वैसे तो पूरे यानी कि जो लेटर आपने लिखे हैं वहाँ पे अननेसेसरी डिटेल्स को आपको नहीं देनी चाहिए। और ये आपने पढ़ा है जब हम उसमें यानी कि डिस्कस कर रहे थे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर आपने पढ़ा था कंसाइजनेस, ठीक है। तो कंसाइजनेस मतलब कि अपनी बात को पूरा भी करना है लेकिन लिमिटेड अल्फाज में करना है, ठीक है। तो जब आप यानी कि लेटर की एंडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको चाहिए कि करेक्ट, एक तो सही आप बात करें और उसके बाद जो आपकी एंडिंग हो वो कंसाइज हो, ठीक है, मतलब कि टू द पॉइंट हो, इररिलेवेंट डिटेल से आपको अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह लेसन नंबर 16 की तरफ जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ, इस तरह के आगे लेक्चर्स अपलोड करूँगा, आपको उसका फायदा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं लेसन नंबर 16 में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।